देखो बेसिकली बात क्या थी कि हमने एक कैपेसिटर लिया जिसपे चार्ज है कितना, क्यू नॉट, और ऑफ कोर्स दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू नॉट होगा, कैपेसिटेंस सी है। और इस कैपेसिटर को लेकर के हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक इंडक्टर से जिसका इंडक्टेंस है एल। ठीक है, एंड एट टी इक्वल टू 0 एस एस क्लोज। ये जो स्विच है ये हम क्लोज कर देते हैं कब, एट टी इक्वल टू 0। देखो क्या होगा कि एट टी इक्वल टू 0 प्लस पहले हम बात कर लेते हैं। क्लोज करने के तुरंत बाद क्या कंडीशंस हो जाएंगी इसमें, जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया दो बातें हैं। पहली बात, एक तो करंट तो जीरो ही रहे, करंट विल रिमेन जीरो। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। अच्छा, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल आल्सो रिमेन क्यू नॉट, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं किया है अभी, तो चार्ज कितना रहेगा, क्यू नॉट ही रहेगा। चार्ज क्यू नॉट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो गया, क्यू नॉट बाई सी। ये सारी बातें हो रही है टी इक्वल टू 0 प्लस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर भी हो जाएगा कितना, क्यू नॉट बाई। अब देखो, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जो साइड कैपेसिटर की हाई पोटेंशियल पे है वही इंडक्टर की भी वही साइड हाई पोटेंशियल पे होगी। इसका मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ द इंडक्टर इज एट हाई पोटेंशियल, लेफ्ट साइड ऑफ द इंडक्टर इज एट लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। और ये भी कितना आ गया है, क्यू नॉट बाई सी के बराबर। और देखो ये प्लस माइनस अपन ऐसे ही लगाते हैं, करंट जहां से एंटर कर रहा है वहां पर प्लस, जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां पर माइनस। और एल डी आई बाई डी टी लिख देते हैं इसको। तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू नॉट बाई सी के बराबर। कब, एट टी इक्वल टू 0 प्लस। तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी कितना आ गया बेटे, क्यू नॉट बाई एल सी। दिस इज इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। ध्यान दो, एट टी इक्वल टू 0 प्लस current in the circuit is zero, but rate of increase of current in the circuit is Q naught by L. ये बात समझ में आ रही है बेटे? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा देखो, अगर ऐसा है तो करंट बढ़ना चालू हो जाएगा, इसका मतलब अभी भले ही करंट जीरो है बट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग नाउ। ठीक है, और जैसे ही करंट बढ़ना चालू होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर पे चार्ज कम होना चालू हो जाएगा? हाँ सर। जैसे ही करंट बढ़ना चालू होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग।
ठीक है। और जैसे ही कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज होना चालू हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आल्सो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इसका मतलब di बाई dt विल आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट, अच्छा di बाई dt रहेगा पॉजिटिव, बट बढ़ने की रेट उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। और धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये होते होते कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज कम हो रहा है और करंट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि करंट बढ़ नहीं रहा, करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट के बढ़ने की रेट कम हो रही है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एज टाइम इंक्रीजेस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर is getting converted into energy stored in inductor. Energy stored in capacitor is getting converted into energy stored in inductor, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। सर अब देखो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो जाए। एट सम टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स जीरो, राइट। ये चार्ज जीरो हो गया, लेकिन तब तक सर्किट में कुछ करंट इस्टेब्लिश हो चुका होगा, है ना। अब ये करंट अगर अपने को पता करना है ना, इसको आप आई मैक्सिमम मान सकते हो। ये मैक्सिमम करंट होगा, इससे ज्यादा करंट नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दो एट दिस इंस्टेंट डी आई बाई डी टी जीरो हो चुका है, हो चुका है कि नहीं। हाँ भाई बिकॉज कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया है ना। इसका मतलब क्या है, डी आई बाई डी टी की वैल्यू अब जीरो हो चुकी है, तो यानी कि करंट अब मैक्सिमम हो चुका है। नाउ द करंट इज मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम करंट कैसे पता लगा सकते हैं हम, बेसिकली हुआ क्या है, कैपेसिटर की पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई है, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर थी, ये किसके बराबर मैं लिख दूं, हाफ एल आई मैक्सिमम का स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट एल। ये इतना मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो करने। अच्छा अब क्या होगा, क्या ये करंट इतना ही फ्लो करता रहेगा क्या, डी आई बाई डी टी जीरो है एट दिस इंस्टेंट, लेकिन ध्यान दो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होकर के ऐसे जाएगा और इधर जाकर के इस कैपेसिटर की अब राइट वाली प्लेट पे इकट्ठा होने लग जाएगा चार्ज,
और जो करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट वाली प्लेट से आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, राइट वाली प्लेट के पास अब थोड़े समय के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और लेफ्ट वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी अब कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना चालू हो जाएगा। ये जो कैपेसिटर पे चार्ज 0 रहा, ये सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए ही रहा। जैसे ही टाइम बढ़ा अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना चालू हो गया। अच्छा, करंट अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब Im नहीं हो रहा, अभी कुछ और I वैल्यू हो गई, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, अभी भी कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बराबर है, लेकिन अब अगर मैं इसको प्लस और इसको माइनस मान करके एल डी आई बाई डी टी लिखूं, लेकिन अब यहाँ पर चार्ज स्मॉल क्यू और माइनस क्यू मानो, तो क्या है, अब एल डी आई बाई डी टी क्यू के बराबर नहीं है, अब एल डी आई बाई डी टी किसके बराबर है, माइनस क्यू बाई सी के बराबर। यानी कि क्या हो गया है, अब डी आई बाई डी टी नेगेटिव आ गया है बच्चों। डी आई बाई डी टी कैसा आ गया है, नेगेटिव। और डी आई बाई डी टी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। नाउ करंट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग विद टाइम। करंट अब टाइम के साथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। अब कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना चालू हो गया और करंट डिक्रीज होना चालू हो गया। फिर होते होते चलते चलते क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जबकि चार्ज होते होते कैपेसिटर के पास फिर से ओरिजिनल जैसा चार्ज आ जाएगा, बस अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आता है। उस समय पर करंट फिर से 0 हो जाएगा। क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि एनर्जी को तो मेरे को कंजर्व रखना। तो उस समय पर फिर से क्या होगा, कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी में बिल्कुल इनिशियल चार्ज के बराबर का मैग्नीट्यूड का चार्ज आ जाएगा और करंट फिर से 0 हो जाएगा, है ना। और इस तरह से ये चार्ज और करंट के ऑसिलेशंस चलते रहेंगे। चार्ज ऐसा था, लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव, फिर कम होते 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 चार्ज 0 हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होते होते अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मैक्सिमम हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन का चार्ज कम होते होते वापस से 0 होकर के वापस से ओरिजिनल चार्ज पे पहुंचेगा। ये चार्ज और करंट के ऑसिलेशंस चलते रहेंगे। चार्ज अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर्ड है, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, होते होते जब चार्ज 0 हो गया तो पूरी की पूरी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में चली गई, वहां से फिर वापस आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ये इस तरह से इन दो फॉर्म्स के बीच में एनर्जी ऑसिलेट होती जाएगी। किसी जनरल टाइम टी पे चार्ज लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। मान लो ऐसा है बच्चों के सर्किट में किसी टाइम टी पर एट जनरल टाइम टी मान लेते हैं कुछ ऐसा है, कैपेसिटर पे चार्ज है Q और माइनस Q, और इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लिख करके पोटेंशियल डिफरेंस को Q बाई सी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख करके पोटेंशियल डिफरेंस को एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू इसका मतलब कितनी आ जाएगी,
एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई सी। ये एक इक्वेशन आती है। अच्छा ध्यान दो, क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा, बिकॉज करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, राइट। तो चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, डी क्यू बाई डी टी इज नेगेटिव, और अगर मुझे करंट इस डायरेक्शन का लिखना है तो इसलिए उसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डी क्यू बाई। ये इक्वेशन सेकंड आ जाए। हम क्या करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन 2 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, and substitute value of di by dt from 3 in equation 3 से 1 में पुट कर दें, तो L di by dt को क्या लिखते हैं, माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये बराबर है क्यू बाई सी के, यानी कि डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर कितना आ गया, माइनस क्यू बाई एल। अब लुक एट दिस, ये जो है एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, and this can be compared with equation of SHM d2x by dt square is minus omega square x। इन इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा आता है। उसी तरह से यहाँ पर भी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू क्यू मैक्स into sine of omega t plus phi, where what is omega, omega is 1 by under root L। Charge varies sinusoidally with time। है ना, सिंपल हार्मोनिकली ये चार्ज वेरी करेगा, और ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ चार्ज विद टाइम। यहाँ पर आप फाई की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, इस पर्टिकुलर केस में फाई जो है वो पाई बाई 2 हो जाए, फॉर द केस दैट वी हैव कंसिडर्ड, फॉर द गिवन केस क्यू मैक्स मुझे पता है वो क्यू नॉट ही है, जब करंट जीरो होगा तो चार्ज मैक्सिमम होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 यहाँ पर लगेंगे। क्यों पाई बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि एट टी इक्वल टू 0 चार्ज इज मैक्सिमम। बिकॉज एट टी इक्वल टू 0 चार्ज इज मैक्सिमम। ये बात समझ में आती? सर हाँ बेटे बोलो। सर्किट में शुरू में करंट बढ़ रहा है ना, तो आई इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखना चाहिए ना। नहीं, अच्छा चार्ज का क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जो सर्किट में चार्ज जा रहा है वो तो बढ़ रहा है, नहीं, कैपेसिटर से कम हो रहा क्यू क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू? क्यू जो वेरिएबल है ये क्या है? है। कितना चार्ज है, अच्छा। क्यू हाँ इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, लेफ्ट प्लेट पे जो चार्ज है वो है क्यू, राइट। हाँ ये तो कम हो रहा है ना, हाँ हाँ, तो समझो। समझे बेटे? पर अगर बस हम लोग अगर जितना चार्ज जा रहा है
वो लिखते तो प्लस आ जाता। हाँ, वो प्लस आ जाता, लेकिन हमें क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को भी तो क्यू बाई सी लिखा है ना मैंने, देखो, राइट। तो जब मैं क्यू बाई सी लिख रहा हूँ तो क्यू हैज टू बी चार्ज ऑन कैपेसिटर, राइट। हाँ समझा। सर हाँ सर इसके पहले जो हम लोग ने लिखा था फर्स्ट केस में कि मतलब I इज इक्वल टू मतलब जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे di बाई dt कम हो रहा है, वो हाँ फर्स्ट वाला केस आप जब बता हाँ रहे हाँ इसके पहले वाले पेज पे, तो हाँ, वो मेरे को पार्ट समझा नहीं कि di बाई dt कम कैसे हो रहा है मतलब। ये वाला ना, हाँ देखो बेटे, di बाई dt का रिलेशन किससे है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर से। इस हाँ इक्वेशन को ध्यान रखो, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर से। और लेकिन कैपेसिटर का चार्ज कम सर होगा ना धीरे धीरे। ये हमेशा नहीं होगा ना, टी टेंडिंग टू जीरो प्लस पे मतलब दोनों का पोटेंशियल इक्वल रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद मतलब दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं रहेगा ना क्योंकि नहीं करंट फ्लो हो रहा है तो। नहीं नहीं, पोटेंशियल तो कैपेसिटर और इंडक्टर का हमेशा इक्वल ही रहेगा ना, दोनों पैरेलल में ही तो कनेक्टेड है बेटे। देखो, जो लेफ्ट वाली प्लेट है वो इंडक्टर के इस वाले एंड से कनेक्टेड है, राइट वाली प्लेट है वो इधर से कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा वही इंडक्टर के अक्रॉस भी तो आएगा। इसमें क्या डाउट भाई, दोनों पैरेलल ही तो कनेक्टेड है, ये आपस में इनके टर्मिनल्स जोड़ तो दिए अपन ने, ये टर्मिनल जुड़े हुए हैं ना ये। हाँ हाँ सर। इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर ही होगा भाई, हाँ सर हाँ। कुछ भी चार्ज रहे कुछ भी करंट रहे, ये तो बेसिक सत्य है इसे, मतलब कोई बात ही नहीं। आई बात समझ में भाई। हाँ सर। ओके। तो इस केस सर में, हाँ हाँ बोलो बेटे। सर ये जो आपने बताया कि Q इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये क्यों हाँ, बताया आपने? ये पाई बाई टू कैसे आया इसमें डाउट है, हाँ, या ये पूरा साइन ही ओमेगा टी में ही क्यों ही लिख दिया इसमें डाउट। नहीं वो ठीक है, उसके बाद ये जो लिखा है फॉर द गिवन केसेस। ये वाला ना, हाँ देखो मैक्सिमम चार्ज तो क्यू नॉट ही रहेगा, ये समझ में आती है, हाँ। क्योंकि जब करंट जीरो होगा तो चार्ज मैक्सिमम होगा, पूरी की यस पूरी सर। एनर्जी एक ही कैपेसिटर के पास है। पाई बाई टू क्यों आया, देखो, तुम इसको डिटरमाइन भी कर सकते थे, जैसे ये वाली जो इक्वेशन है ना, अ, इसमें टाइम को अगर मैं जीरो पुट करूं, ठीक है, टाइम को जीरो पुट करें तो हमारे पास t इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा, क्यू मैक्स साइन फाइव ऐसा आ जाएगा। यस और तब चार्ज क्यू मैक्स ही है तो इसका मतलब साइन फाइव की वैल्यू वन आनी चाहिए ना बेटे। हाँ। और साइन फाइव वन कब होगा, जब फाइव 90 डिग्री होगा तभी तो साइन फाइव वन होगा। यस समझ में आई बात में? यस। है तो एक बार आपके पास चार्ज की इक्वेशन पता चल गई, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और हमने कहा था भाई करंट जो है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर है, तो करंट कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू
होल मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो आई हो जाएगा माइनस क्यू नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा को 1/√LC लिखेंगे इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई, ये कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को आप माइनस साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट बाई रूट एल सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा। देखो यही तो है मैक्सिमम करंट, ये हमने वो एनर्जी के कंसेप्ट से भी इसको डिराइव किया था ना पहले, क्यू नॉट बाई रूट एल सी, देखो पेज नंबर 1 पे हमने ये किया। समझ में आती बात? हाँ देखो ये यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे करंट 0 था, राइट, तो इसलिए ये साइन ओमेगा टी प्लस 0 आ रहा है एक तरीके से, है ना, यहाँ पे फाई की वैल्यू 0, क्योंकि करंट की वैल्यू 0 से चालू हो रही है और चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम से चालू हो रही है। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में चार्ज और करंट का ग्राफ बनाऊं, चार्ज वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो वो चार्ज का तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मैक्सिमम से चालू हो रहा होगा, ये वाला टाइम कौन सा होगा बेटे? पाई बाई 2 ओमेगा, ये वाला टाइम पाई बाई ओमेगा, ये वाला टाइम 3 पाई बाई 2 ओमेगा, और ये वाला टाइम 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। देखो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, कॉस की वैल्यू 0 करनी है, तो कॉस की वैल्यू 0 करनी है, इसका मतलब ओमेगा टी वाला जो एंगल है उसको पाई बाई 2 कर दें, तो ओमेगा टी को पाई बाई 2 कर दिया, तो टी कितना हो गया, पाई बाई 2 ओमेगा। यहाँ पर कॉस की वैल्यू को -1 करना, तभी तो चार्ज माइनस क्यू नॉट होगा। तो ये इस तरह से तुम इसको, बेसिकली कॉस का फंक्शन है। करंट का जब ग्राफ बनाओगे तो उसको वो कैसा ग्राफ बनेगा भाई? करंट का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो साइन वाला फंक्शन ही फॉलो कर रहा होगा।
और देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, उस पर ध्यान दो, क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, देखो समझो। मान लो हमको कहा जाता है कि देयर इज अ कैपेसिटर and an inductor. They are connected to each other like this. और ये जो सिचुएशन है इसको मैंने t इक्वल टू 0 कहा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर पे चार्ज है कुछ Q नॉट माइनस Q नॉट, और इंडक्टर में से इस समय पे करंट जा रहा है Q नॉट बाई रूट एल। मुझे पता करना है फाइंड Q मैक्स I मैक्स and charge and current at time। कैपेसिटेंस C है, इंडक्टेंस L। ये पता कर सकते हैं क्या? अब देखो बेटे इसको कैसे करेंगे हम लोग। पहला तो एनर्जी कंजर्वेशन से लगाते हैं। फॉर Q मैक्स करंट को रख दें 0 एंड कंजर्व एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, इतनी एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में अभी, प्लस इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ L I स्क्वायर, यानी कि Q नॉट बाई रूट LC का होल स्क्वायर। और ये एक समय आएगा कि ये पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास चली जाएगी, तो उस समय पर चार्ज ऑफ कोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे मेरे को मैक्सिमम चार्ज पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C प्लस हाफ L Q नॉट स्क्वायर बाई LC इक्वल टू Q मैक्स स्क्वायर बाई 2C। तो क्या होगा बेटे, L से L कैंसिल हो गया, तो आपके पास इनफैक्ट ये हम हर जगह 2C से 2C भी कैंसिल कर देते हैं, तो 2Q नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू Q मैक्स स्क्वायर। तो Q मैक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, √2 टाइम्स Q नॉट।
ये बात समझ में आती? हाँ सर। अच्छा, उसी तरह से मैक्सिमम करंट पता करने के लिए क्या करें? या तो दोबारा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, या डायरेक्टली एक चीज याद रखो कि आई मैक्स हमेशा किसके बराबर होगा? क्यू मैक्स बाई रूट एल सी के बराबर होगा। तो वो आ जाएगा √2 क्यू नॉट बाई अंडर रूट एल। ये बात क्लियर है बेटे? सर ये एनर्जी कंजर्वेशन एक बार फिर से समझा दीजिए। ये क्यों आया भाई? देखो, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन से ही आया नहीं, ऊपर बेसिकली। वाला सर, है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कैसे आया? हाँ। अरे यार देखो, ऊपर वाले में क्या, ये ये बेसिकली अपन ने क्या लिखा है? इनिशियल टोटल एनर्जी। इंडक्टर की प्लस कैपेसिटर की। और ये मैंने क्या लिखा है? एनर्जी व्हेन करंट बिकम्स जीरो। जब करंट जीरो होगा तभी तो चार्ज मैक्सिमम होगा, तभी तो पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास आएगी, हाँ सर। है ना? समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ भाई बोलिए। अब हमें पता करना है चार्ज एंड करंट एट टाइम टी। तो देखो, ये बात तो पक्की है कि चार्ज की जो इक्वेशन आती है वो आती है क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस प्रकार की इक्वेशन आती है चार्ज, ये मुझे पता है। क्यू मैक्स की वैल्यू भी मैं डिटरमाइन कर चुका हूँ। व्हाट इज क्यू मैक्स? क्यू मैक्स इज √2 क्यू नॉट। ओमेगा की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, वेयर ओमेगा इज 1/√L। अब बचता क्या है? सिर्फ फाई की वैल्यू डिटरमाइन करना। तो मुझे दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0 चार्ज क्यू नॉट के बराबर। तो हम ये दोनों वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें। स्मॉल क्यू को रख दें क्यू नॉट, RHS में आ जाएगा √2 क्यू नॉट, और टाइम की जगह पे 0 रख दें तो आ जाएगा साइन फाई। इसका मतलब साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। अगर साइन फाई 1/√2 आ गया, इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा? अब देखो, फाई की 0 से 90 डिग्री के बीच की अगर मैं बात करूं तो फाई की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। फाई π/4 भी हो सकता है, या फाई 3π/4 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में ही साइन फाई 1/√2 होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि π/4 के बाद साइन का फंक्शन बढ़ता है, और 3π/4 के बाद साइन का फंक्शन कम होता है। राइट? यहाँ पर 0 होता है एंगल, यहाँ पे एंगल π/2, बीच में होता है π/4, और इधर होता है 3π/4। तो π/4 के बाद क्या है? साइन का ग्राफ बढ़ रहा होता है, और 3π/4 के बाद साइन का ग्राफ कम हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन के ग्राफ से चार्ज डिसाइड हो रहा है।
कि चार्ज को बढ़ना है कि कम होना है। ये जो स्थिति हमें दी हुई है, इसको देख के तुम बताओ कि कैपेसिटर में जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा, ध्यान दो बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा, क्यू नॉट से बढ़ेगा कि कम होगा। इस पर्टिकुलर ये जो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन का, इसको देख करके बताओ। कम होगा सर। कम होगा, क्यों कम होगा? मतलब प्लेट से चार्ज निकल रहा है ना, सर्किट में जा रहा शाबाश है इसलिए। शाबाश, प्लेट से चार्ज निकल रहा है। ये एरो की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। ये एरो की डायरेक्शन इस प्रकार से दिखाई गई है, यानी पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल रहा है, पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है तो चार्ज ऑफकोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब 5 पाई/4 नहीं हो सकता, 5 को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 पाई/4 लेना होगा। तो इक्वेशन मेरी पूरी तरह से ये बन जाएगी, Q इज इक्वल टू √2 Q0 साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई/4। ये ऐसी इक्वेशन इसकी। समझ में आई बात बच्चों? जो हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। उससे डिटरमाइन होगी किसकी वैल्यू, 5 की वैल्यू डिटरमाइन होगी। जब आप इनिशियल कंडीशन को पुट करोगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है ना। इसके आपको 0 से 2 पाई के बीच में 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, हमेशा मिलेंगे। उनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इसी बात से मतलब नहीं है कि अभी चार्ज कितना है, ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ से चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। बढ़ रहा है तो ग्राफ पे बढ़ने वाला पॉइंट वाली वैल्यू चुनो, कम हो रहा है तो कम होने वाली वैल्यू। समझ में आई बात भाई सबको? हाँ सर। अब करंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। करंट का भी इक्वेशन तो ऐसी बनेगी, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस, उसके लिए कुछ फाई डैश लिख देते हैं। अब आई मैक्स हमें पता है √2 Q0/√LC है, वो यहाँ हमने देखा था, √2 Q0/√LC। और करंट एट t इक्वल टू 0, करंट कितना है, Q0/√LC ऐसा दिया हुआ है। पुट कर दें वैल्यू, ये इनिशियल कंडीशन है, इसको इस इक्वेशन में पुट करें। Q0/√LC is equal to √2 Q0/√LC into sin phi dash। तो sin phi dash की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2, यानी phi dash को क्या लिखेंगे, phi dash को लिखेंगे π/4 या 3 पाई। अब करंट के बारे में तो सीधी सीधी बात है कि करंट बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा है साहब, चार्ज कम होगा तो करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई बात ही नहीं। चार्ज कम होगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी मिला करके कांस्टेंट है, कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी मिलाकर। तो यहाँ से हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि π/4 को ही एक्सेप्ट करेंगे, 3 π/4 को रिजेक्ट कर देंगे अगर तो करंट बढ़ रहा है। तो करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, √2 Q0/√LC into sin of omega t plus π/4।
ऐसी करंट की वैल्यू है। ये बात समझ में आ रही है भाई? सर एक बार वो वापस समझाइए ना, 3π/4 क्यों लिया था हमने? इसमें चार्ज में 3π/4 क्यों लिया था? देखो, आ जाओ तुम पिछले पेज पे आ जाओ। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अच्छा, इस स्टेप तक तो क्लियर है अपन कि या तो 5π/4 होगा या 3π/4। हाँ अब देखो, पाई बेसिकली अपन इस वाली इक्वेशन में ही तो पुट करने वाले हैं, है ना? हाँ टाइम जब 0 होगा तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है, साइन का जो एंगल बन रहा है, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? फाई के बराबर। समझते हैं? हाँ और जब टाइम बढ़ेगा तो ये वाला एंगल फाई से ज्यादा होता चला जाएगा। जब टाइम बढ़ेगा तो ये वाला एंगल फाई से ज्यादा होता चला जाएगा। समझ में आई बात बेटे? हाँ सर। अब जब ये वाला ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई जो पूरा एंगल बन रहा है, ये एंगल ही तय करेगा, इस एंगल का साइन लूंगा मैं और उससे तय होगा कि चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ना? तो इस एंगल की शुरुआती वैल्यू क्या लें, यही तो मुद्दा है पूरा का पूरा। अब हमने ये देखा कि साहब करंट की डायरेक्शन उन्होंने ऐसे बनाई हुई है, नीचे की तरफ एरो बनाया हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर निकल रहा है। पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? चार्ज कैपेसिटर पे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ अब चार्ज कैपेसिटर पे कम हो रहा है मतलब, अच्छा, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ साइन, साइन के फंक्शन के रूप में वेरी कर रहा है। साइन का ग्राफ बना दिया मैंने, साइन का ग्राफ ऐसा बनता है ना, ये होता है साइन का ग्राफ। हम्म ठीक है, अब ये ग्राफ में आपको स्टार्टिंग वैल्यू डिसाइड करनी है। स्टार्टिंग वैल्यू आप π/4 रखोगे या 3π/4 रखोगे? तो π/4 के बाद क्या होता है, एंगल बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है। 3π/4 के साथ क्या होता है, एंगल बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू कम होती है। जो वैल्यू π/4 पे होती है वही 3π/4 पे भी होती है बेटे, उसमें दिक्कत नहीं है। सर, ये जो आपने वैल्यू ऊपर वाले साइन, फंक्शन का ग्राफ बनाया? क्या बेटे, जो वैल्यू साइन की π/4 पे होती है वही वैल्यू 3π/4 पे भी होती है या नहीं? हाँ लेकिन π/4 से जब हम आगे जाते हैं, एंगल को बढ़ाते हैं, तो साइन की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन 3π/4 के बाद जब एंगल को बढ़ाते हैं तो साइन की वैल्यू कम होने लग जाती है। हमें कम होने वाली कंडीशन चाहिए, बढ़ने वाली कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पर जो साइन के साथ हम वेरी करवा रहे हैं क्यू को, हम्म उसमें फाई का फेज डिफरेंस भी है ना, तो ये हम्म, ग्राफ तो नहीं आएगा, थोड़ा पीछे हाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ 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 भाई, ग्राफ ऑब्वियसली, ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये इतने एंगल से पीछे शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ, यो 5/4। ऐसा बनेगा। ठीक है, यो यहाँ से
पाई बाय 4 से शिफ्ट होगा ना बस। 3 पाई बाय 4 से शिफ्ट होगा ना मेरे बेटे, अच्छा पाई हाँ बाय सर। 4 से। अगर तूने 3 पाई बाय 4 से शिफ्ट किया इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा बनेगा ना। हाँ अब तुमको डिसाइड करना है ऐसा ग्राफ चाहिए कि ऐसा ग्राफ चाहिए। इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, वैल्यू चार्ज की बढ़ रही है टाइम के साथ, t इक्वल टू 0 के बाद। t इक्वल टू 0 पर वैल्यू कुछ इतनी थी और वो टाइम के साथ बढ़ी, कुछ देर तो बढ़ी, थोड़ी सी देर की बात कर रहे हैं हम तो, बाद का तो हमें पता नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे इतनी वैल्यू थी, थोड़ी देर कम हुई। घट अब मेरे को, मैं 3 पाई बाई 4 से शिफ्ट करूं कि पाई बाई 4 से शिफ्ट करूं ग्राफ को, इस वाले पाई ग्राफ। बाय 4। 3 पाई बाई 4 से शिफ्ट करूं ना, वही बात। हाँ समझ में आई बात भाई? हाँ सर। जितना एंगल अपन इधर ऐड करते हैं उतना ही एंगल ग्राफ पीछे शिफ्ट होता है ना। हाँ तो यही बात है, अपने को ये डिसाइड करना था कितना पीछे शिफ्ट करना है। तो क्योंकि कम हो रहा है, वो क्वेश्चन के डायग्राम से समझना पड़ेगा हमें कि चार्ज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, और उस हिसाब से फिर हमें देखना है कि कितना एंगल फाई को रखना है ताकि कम और ज्यादा वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका, है ना, उसमें करना। मान लो हमें दिया जाए क्या, ये एक कैपेसिटर और ये एक इंडक्टर। इसका चार्ज है Q नॉट माइनस Q नॉट, और इसमें आपके करंट ऐसा हो, और करंट इस इंस्टेंट पे कितना है, √3 Q नॉट/2, ऐसा करंट। तो हमें पता करना है, फाइंड Q मैक्स, I मैक्स एंड Q एंड I at time
क्या आया बेटे, कितना मैक्सिमम करंट, कितना मैक्सिमम चार्ज आया? मैक्सिमम चार्ज आया √7 Q0/2, मैक्सिमम करंट आया √7 Q0/2 √LC, और चार्ज आया √7 Q0/2 sin ओमेगा t प्लस sin इनवर्स 2/√7। या मैंने वैल्यूज थोड़ा उतना अच्छा नहीं लिया है, ऐसा कर लेते तो ज्यादा अच्छा आंसर आ जाता। देखो सी आई एम सॉल्विंग इट फॉर दीज वैल्यूज, है ना, इन वैल्यूज के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। तो हो जाएगा Q0²/2C प्लस हाफ Li², इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 3Q0²/2LC, 3Q0²/LC। और अगर चार्ज मैक्सिमम पता करना है तो इसको Qmax²/2C के बराबर कर दूं, मतलब मैंने वो इंस्टेंट तक एनर्जी कंजर्वेशन करी है जब करंट 0 हो जाता है, पूरी एनर्जी चार्ज के फॉर्म में स्टोर है। तो ये बाई 2 जो है ये सब जगह से गायब हो जाएगा, इनफैक्ट सी भी चला जाएगा, ये एल यहाँ से कट जाएगा। Q0² प्लस 3Q0², ये कितना हो जाएगा 4Q0² इज इक्वल टू Qmax², यानी Qmax की क्या वैल्यू आ जाएगी 2Q0। ये Qmax की वैल्यू इतनी, उससे Imax भी पता लगा सकते हैं, Imax हो जाएगा 2Q0/√L, ठीक है। अब इसके बाद आगे तुम सॉल्व करो, चार्ज एंड करंट एट टाइम t पता करके बताओ। सर चार्ज है 2Q, मतलब चार्ज वाला इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 2Q0 sin ओमेगा t प्लस π/6, और करंट वाला इक्वेशन है I इज इक्वल टू 2Q0/√LC sin ओमेगा t प्लस 2π/3।
हाँ बेटे। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, और करंट ऑफ कोर्स क्या हो रहा होगा? कम हो रहा है। कम हो रहा होगा। वेरी गुड, है ना? तो हम ऐसा करते हैं साहब कि चार्ज को मान लेते हैं Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5 एट टी इक्वल टू 0। चार्ज बराबर है किसके? Q नॉट के, एंड Q इज इंक्रीजिंग। तो Q नॉट, Q मैक्स कितना हमने निकाला था? 2Q नॉट साइन, टी को 0 रख दें क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर ही तो चार्ज Q नॉट के बराबर है, तो ये आ जाएगा साइन 5 के बराबर। इसका मतलब साइन 5 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 1/2। अब 5 की दो पॉसिबल वैल्यूज थी, या तो 5 बराबर होता 5/6 के, या 5 बराबर होता किसके? 5/6। अब 5/6 के बाद बढ़ता है, 5/6 के बाद साइन का फंक्शन कम होता है, तो इसलिए, लेकिन यहाँ तो क्या है, चार्ज बढ़ रहा है, तो 5/6 को रिजेक्ट कर देंगे, 5/6 को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/6। और उसी तरह से करंट की अगर बात करें तो करंट किसके बराबर है? आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5 के, और आई मैक्स बेसिकली कितना है? 2Q नॉट बाई रूट एल सी साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसके बारे में हमें पता है एट टी इक्वल टू 0 जो करंट था वो कितना था? √3Q नॉट बाई रूट एल सी के बराबर का करंट था, और करंट टाइम के साथ कम हो रहा है। जब मैं ये वैल्यू रखूं टी इक्वल टू 0 पर, तो √3Q नॉट बाई रूट एल सी, ये बराबर आएगा 2Q नॉट बाई रूट एल सी, और टी को 0 रख दो तो साइन 5। इसका मतलब साइन 5 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? √3/5 की दो पॉसिबल वैल्यूज की तरफ हमारा ध्यान जाता है, या तो π/3 हो जाए या 2π/। अब क्योंकि करंट कम हो रहा है तो π/3 को तो हम नहीं लेंगे, 2π/3 को लेंगे। वाई? बिकॉज करंट इज, तो इससे अपने पास करंट की पूरी इक्वेशन पता चल जाएगी बच्चों। किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? हाँ सर। सर वो आई वाला वापस बताइए ना। कौन सा वाला बेटे? आई इक्वल्स √3Q नॉट बाय रूट एल सी। ये वाला यहाँ से, उसके ऊपर से टी इक्वल्स टू 0 आई इक्वल्स टू। ये तो हमें दिया हुआ था ना, देखो पिछले पेज पे देखो, ये तो दिया हुआ है ना, ये तो दिया हुआ है। हाँ सर ठीक है ठीक। ये पूरा इंस्टेंट क्या है? t इक्वल टू 0, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया, राइट? दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल टू, दोनों वैल्यूज दी हुई है मेरे को। क्या? चार्ज Q नॉट है, करंट इतना, तो मैंने वही किया। मैक्सिमम करंट तो हमने पिछले पेज पे पता किया ही था, और ये जो इक्वेशन थी करंट की उसमें टाइम को 0 पुट कर दिया, और t इक्वल टू 0 पे करंट इतना था तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया। उससे मैंने आगे सॉल्व किया, Q नॉट बाई रूट एल सी से ये कैंसिल हुआ, साइन 5 की वैल्यू √3/2 आई। अब 5 के दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। क्या क्या होती है भाई 5 की दो पॉसिबल वैल्यूज?
फाइव डैश की दो पॉसिबल वैल्यूज थी, वो दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी, उससे अपने पास ये आंसर। आया समझ में बेटे? हाँ सर। अच्छा देखो, इसमें और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो जैसे ये है, आपसे कहा जाए भाई ये एक इंडक्टर है, ये एक कैपेसिटर है, और इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, और करंट को मान लेते हैं है कितना, क्यू नॉट बाई रूट एल सी के बराबर। ये टी इक्वल टू, तो हमें पता करना है फाइंड द मिनिमम टाइम in which current in the above circuit becomes zero. कितने मिनिमम टाइम के बाद करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। क्या ये बता सकते हैं क्या? हाँ सर, एक मिनट। बताओ भाई।
T is equal to pi by 4 omega. T equal to pi by 4 omega minimum time. मिनिमम टाइम पाई बाई 4 ओमेगा। ये सही नहीं है बेटे। देखो क्या गलती किया तुमने। देखो भाई क्या है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, करंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? करंट कम हो रहा है सर। करंट कम हो रहा है। अरे हाँ, फिर तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। आंसर इज परफेक्ट। करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, therefore your answer is perfect। देखो क्या है भाई, करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? करंट का मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ हाउ टू फाइंड करंट का मैक्सिमम वैल्यू? जो एनर्जी है अभी, उस पूरी एनर्जी को हम क्या करें, इंडक्टर के पास भेज दें। इसको हाफ एल आई मैक्स के स्क्वायर के बराबर हम कर दें। तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √2 क्यू नॉट बाई अंडर रूट एल। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, √2 क्यू नॉट बाई रूट एल सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसी करंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √2 क्यू नॉट बाई रूट एल सी साइन ओमेगा टी प्लस। अब बात क्या है बेटे, करंट टाइम के साथ कम हो रहा है, यानी फाइव को मुझे कितना लेना होगा, 3 पाई बाई 4 लेना होगा। फाइव मस्ट बी 3 पाई बाई 4। तो करंट कितना आ जाएगा, √2 क्यू नॉट बाई रूट एल सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई
अब करंट को अगर मुझे 0 बनाना है तो इस एंगल को इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि ये साइन की वैल्यू 0 आ जाए। तो सीधी सी बात है कि ओमेगा टी प्लस 3 पाई/4 को मेरे को पाई के बराबर रखना पड़ेगा फॉर करंट टू बी इक्वल टू 0, यानी ओमेगा टी की क्या वैल्यू आ जाएगी पाई/4, या टी की क्या वैल्यू आ जाएगी पाई/4 ओमेगा, ऐसी टी की वैल्यू। ओमेगा को 1/√LC आप लिख ही सकते हो, तो टाइम आ जाएगा कितना पाई/4 इंटू √LC। ये ऐसी वैल्यू हमारे पास टाइम। ये बात समझ में आती है मेरे बच्चों? Is it clear? हाँ सर। ओके। तो ये हमारे पास बात हुआ किसका, एलसी सर्किट की बात हुई। इसमें कैसे इक्वेशन लिखनी है, कैसे पता करना है कि अभी जो गिवन टाइम है वहां से करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने तुमको सिखाई है। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, एक टाइम से दूसरे टाइम जाने को कितना लगेगा, ये सारी चीजें अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर इसको अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हम नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि होगा और एसी, राइट, एसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी इसका शीट आप लोग करिए। ठीक है, शीट अब पूरा शीट कर सकते हो तुम, चाहते हैं तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अगली क्लास में डिस्कस करें हम। हाँ सर। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। साइज 1 भी तो बाकी है ना अभी। क्या बोल रहे हैं बेटे? साइज 1 का भी तो बाकी है ना। हाँ, मैं समझा नहीं, क्या फिर से बोलो। सर मैं कह रहा था साइज 1 भी तो बाकी है ना अभी। एक्सरसाइज 1 अभी बाकी है क्या? एक्सरसाइज 1 में डिस्कस कर लिया था हमने। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लेंगे।